तो जी हाँ, वेलकम टू कहानी कामयाबी की। एक बार फिर से रोमल आदिल का आप सबको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे शो को दे रहे हैं। वीडियोस को देखकर जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है उसको आपने लाइक करके सब्सक्राइब जो किया हुआ है, फेसबुक पे और हमें इंस्टाग्राम पे जो आप फॉलो कर रहे हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, थैंक यू, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। तो मुझे खुद इस शो को होस्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर एपिसोड में मैं ऐसे गेस्ट से जो है मैं मिल रही हूँ और उनकी कहानी को जो मैं सुन रही हूँ और उनकी कहानी को मैं आप तक जो भी है लेके आ रही हूँ। इसी के साथ आज के इस नए शो में मैं आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आई हूँ जो कि उन्होंने अपना एक सर्विस भी उन्होंने अपनी कौम को दी है, 32 साल, और साथ ही साथ ही इज़ एन एक्टर। लेकिन उन्होंने इस कौम को इस मुल्क में रहते हुए जो उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है, सिविल एविएशन अथॉरिटी में डायरेक्टर पब्लिक ऑफ रिलेशन। तो बिना वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं दावत दूंगी सर परवेज़ जॉर्ज को। वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं आप? शुक्र है खुदावंद का। थैंक यू सो मच सर, इतने बिजी स्केड्यूल में आपने हमें टाइम दिया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, मेरी और मेरी टीम, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपसे मुलाकात भी करके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनको भी आपकी बातों से बहुत कुछ अच्छा जो है लगेगा। सर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप ज़रा बताइए कि परवेज़ जॉर्ज साहब को जो आज लोग जान रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनका बचपन, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से बसर हुई और आपने तालीम कहाँ से हासिल की, मैं चाहती हूँ ज़रा थोड़ा सा आप हमें बताइए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का और लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने इस चैनल में बुलाया, और उम्मीद है कि हम जो बातचीत करेंगे उससे लोग बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल। और मैं पेशावर में पैदा हुआ। ओके। मेरे फादर उस ज़माने में एक्साइज में थे, एंड देन हम लोग 2-2.5 साल का मैं था कि हम फिर रसूल खान में हमारी पोस्टिंग डैडी की हुई। ठीक है, ठीक। और वहीं से मैंने फिर अपनी सारी एजुकेशन की, स्कूल किया, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी की, एंड देन फिर मुझे कराची में जॉब मिल गया, एंड सिंस देन आई एम इन कराची। ओके ओके जी। तो जिस तरह आपने बताया सिविल एविएशन में, तो 32 साल तो मैंने जॉब की, लेकिन इस वक्त मेरे सारे बच्चे एविएशन फील्ड में हैं। ओके, वेरी नाइस। मेरी बड़ी बेटी इस वक्त एयर कनाडा में है। नाइस। और वो इसमें कनाडा में एक एयरपोर्ट पे है। और मेरा बड़ा बेटा भी सिविल एविएशन में है, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर। वेरी नाइस। और मेरा छोटा बेटा एक कार्गो कंपनी में, वो भी एयरपोर्ट पे है। मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो इस वक्त एयरपोर्ट पे हैं। और मुझे बता, और एक मतलब ऐसा होता है कि एक जा रही है और एक आ रही है। ओके इस तरह ओके। का उनका, और वहाँ भी वो इसी तरह है। तो मेरे सब बच्चे भी, बल्कि मेरे तमाम रिलेटिव्स भी सिविल एविएशन में। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। और मैं समझती हूँ कि ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। आप खुद तो कामयाब हैं, लेकिन अब आपके बच्चे भी इस पोस्ट पे हैं, इस लेवल पे हैं, तो दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस आई थिंक। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इंसान की जो सबसे बड़ी सक्सेस होती है, खुद तो होते ही है, वो होते हैं ना, अगर उसके चिराग से कुछ और चिराग जलते हैं तो इससे बड़ी कोई और अच्छी बात नहीं। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगी, बचपन से क्या आपको जहाज़ उड़ाने का शौक ये रखते थे, जहाज़ में बैठना, जहाज़ उड़ाना, या कुछ ऐसा कुछ इंस्पायर आप कुछ देख के हुए कि हाँ भाई मैंने इस फील्ड में आना ही है, सिविल एविएशन में? नहीं, बिल्कुल नॉट एट ऑल। मुझे एविएशन फील्ड में कोई आने का शौक नहीं था। और मुझे तो, मैं या तो इंजीनियर बनना चाह रहा था या मैं शोबिज़ में आना चाह रहा था, लेकिन वो जर्नलिज्म में मुझे दाखिला मिल गया और कहीं मिला नहीं। अच्छा। तो जब दाखिला इसमें मिल गया तो फिर इसी फील्ड में आगे आना पड़ा। ठीक है, और बस वो खुदा ने जिसे जहाँ लाना होता है ना, ठीक है, वो खुदा उसे नहीं लाता है, उससे जो काम खुदा ने लेना होता है।
और खुदा पहले से इंसान में वो सलाहियतें डाल देता है जो उसने उससे काम लेना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और मैं इस बात से बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करूंगी कि समटाइम्स हमारा प्लान कुछ और होता है लेकिन खुदा हमारे लिए कुछ और प्लान कर रहे होते हैं। आपने कहा कि आप जर्नलिज्म में आपको दाखिला नहीं मिला, तो मुझे असल में ना जब मैंने मैट्रिक, मैं पढ़ाई में आई वाज नॉट सो गुड ऑलवेज और जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने किसी के कहने पे पॉलिटेक्निक में दाखिला ले लिया, तो वहाँ मैं नाकाम हुआ। तो फिर मैंने प्राइवेटली एफए किया, बीए किया, एंड देन इस तरह, चूंकि खुदा ने उस तरफ लाना था तो वो असल में आपकी नाकामियां ही कामयाबियों की तरफ इशारा करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जिस रास्ते पे आप चल रहे होते हैं, अगर वो रास्ता सही नहीं है या उस पे आप कामयाब नहीं हुए, तो डेफिनेटली दूसरा रास्ता तो अपनाते हैं, और वही खुदा ने आपके लिए उसका तयन किया होता है। बिल्कुल सही बात है। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू जॉइन सिविल इंडस्ट्री, गो के कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ वेरी हाई कॉस्ट, लेकिन आपके लिए कैसा ये लम्हा था सिविल एविएशन में आना? प्लीज़। बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया। मुझे ना पता था ना कुछ था। मैं तो जिन साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, एक साहब हमारे मिनिस्टर भी थे, कर्नल हर्बर्ट साहब, तो मैं उनके पास जॉब के लिए गया था। तो मैं तो गया था पीआईए के लिए कि चले भाई पीआईए की, मुझे सिविल एविएशन का पता भी नहीं था। तो उन्होंने कहा नया डिपार्टमेंट बना है, इसमें आ जाओ, ये वो। तो खैर उन्होंने मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का एक संगे मील है। वो साहब ने उनको उनके दिल में डाला और उन्होंने मेरे लिए किया। तो तब से मैं सिविल एविएशन में हूँ। ओके। मैं उनके लिए बड़ी दुआ करता हूँ। और तो वो मैं सिविल एविएशन इस तरह है। जहाँ तक आपने पूछा कि आने के लिए क्या चाहिए, तो सिविल एविएशन में कोई मुश्किल नहीं है। इसमें अगर आपकी एजुकेशन है उस फील्ड, सिविल एविएशन में खुद बड़ी फील्ड्स हैं। ओके। हमारे यहाँ जो सबसे सेंसिटिव और सबसे वेल पेइंग फील्ड है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की। कि जब आप जहाज में बैठ जाते हैं, जो पायलट जहाज में, तो पायलट बेचारा कुछ नहीं होता। वो जो नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बैठे हैं, अब आप देखें ना इस वक्त फिजा में हर तरफ से बड़े मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, कितनी ट्रैफिक है। आप सोचते हो कि आपस में टकराते क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो नीचे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बैठे होते हैं उनके सामने पूरा पैनल होता है, पूरे रडार के थ्रू वो, और हर एक की हाइट जो है वो मेंटेन करना, हर एक की फासला मेंटेन करना हर लिहाज से। तो इस वजह उनका बड़ा टफ जॉब होता है। तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, फिर कम्युनिकेशन में लोग हैं, फिर बेशुमार पब्लिक रिलेशन, मैंने खुद कहा, तो बेशुमार इसमें शोबे हैं अंदर। और उन शोबों के लिए अगर आपने, इफ़ यू आर क्वालिफाइड, तो आपका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, यू जॉइन इट। इट मींस इट्स नॉट टू मच कॉस्ट, इतना महंगा कुछ नहीं है, कॉस्ट तो जीरो है। वो आपकी एजुकेशन पे जो कॉस्ट लगी है वही कॉस्ट है। ओके ओके, ठीक है। इसके अलावा मतलब लेकिन ये जरूर है कि इट्स अ वेरी वेल पेइंग ऑर्गेनाइजेशन। नाइस। ओके सर, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल एविएशन इन कैप्टन, फाउंडर, ट्रेनिंग एंड एकेडमी ओनर या एयर एग्जीक्यूटिव में क्या ये रोल अदा कर रहे हैं? देखें, आप कहीं भी रह रही हैं, मिसाल के तौर पर पत्तोकी में रह रही हैं, सियालकोट में रह रही हैं कहीं, तो आपके एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो आप बन गई, आप लोगों ने कहा शोर किया कि हमें एयरपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें बड़ा दूर जाना पड़ता है एयरपोर्ट के लिए। तो आपने गवर्नमेंट से कहा, प्राइम मिनिस्टर से कहा, तो उसने कहा कि ओके। उन्होंने सिविल एविएशन के डीजी को फोन किया, ठीक है, बुलाया कि जनाब हमें यहाँ पे एयरपोर्ट चाहिए, ठीक है, ठीक, ओके। उन्होंने पहले तो तज्जिया किया, मतलब रेकी की कि हाँ जी यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। फिर वहाँ के उन्होंने ज़मीन कितनी चाहिए, उन्होंने वो ज़मीन खरीदी, उस पर एक फिर ठीक वो रनवे बनाया, बिल्डिंग बनाई, सारा कुछ किया।
और फिर उसके बाद एयरपोर्ट बन गया और फिर उसके बाद उन्होंने एयरलाइनों ने आना शुरू कर दिया। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी दिलचस्प है ये। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं होता कि हम जहाज पे बैठ के बड़े आसानी से लाहौर पहुंच गए, कैसे पहुंचे। सही बात है, बिल्कुल। कितने लोगों का हर वक्त वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के सामने वो लगा होता है अपना पैनल। आप यकीन करें वो चाय वाला 2-3 मरतबा चाय के रख के चला जाता है, उन्हें इतना टाइम नहीं होता। जरा सा इधर नजर हटी या तवज्जो हटी, 2 जहाज ऊपर आपस में टकरा सकते। ओके, इट्स अ बिग जॉब एंड मेनी बिग रिस्पांसिबिलिटी। ये दुनिया में इसीलिए बड़ी हाईएस्ट पेड जॉब है। उनकी तनख्वाहें आम आदमी से, जो हमारे सिविल एविएशन का है, उससे 40% ज्यादा होती है। परवेज साहब, मुझे जरा ये बताइए, गुफ्तगू से मुझे एक अंदाजा भी हो रहा है दैट यू आर वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी। तो मुझे आप जरा ये बताइए कि सिविल एविएशन से एक्टर का सफर, मतलब कैसे आप जॉब भी कर रहे थे, अब आप यू आर एन एक्टर, तो आपका एक ड्रामा भी मैंने सुनने में मुझे आया कि आपने वहाँ उसमें एक रोल अदा किया है डॉक्टर का। तो ज़रा बताइए कि जॉब से एक्टिंग का कैसा सब? एक्टिंग का ये है कि वो तो मुझे बुनियादी तौर पर बचपन से शौक था। तो हम जिस शहर में रहते थे वहाँ कोई ऐसा इस किस्म की एक्टिविटीज नहीं थी। तो फादर बड़े स्ट्रिक्ट थे और मैं बताऊं, हम बहुत कम ऐसा होता है कि जिनके सारे बच्चे मास्टर्स हों। मैंने मास्टर्स किया MA जर्नलिज्म, मेरे भाई ने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मेरी बहन ने MA जर्नलिज्म किया। और तो हम वाहिद पूरी फैमिली में थे जो सारी फैमिली मतलब। तो खैर वो पढ़ लिख के फिर हम अच्छी जॉब मिल गई और फिर मेरे भाई को भी सिविल एविएशन में जॉब मिल गई, बहन को भी मिल गई, कजन्स को, मतलब मैंने काफी जो हो सकता था किया। लेकिन एक्टिंग में कैसे? हाँ, तो वो वहाँ में वो जो मसीह प्लेज हुआ करते थे डेरा सुल्तान में, उनमें अब वो कहते अच्छे आना है तो कुड़ी बढ़ना है फिर, क्योंकि वहाँ लड़की का तस्वर नहीं था स्टेज पे आए। तो मैं कहता चलो शौक पे पूरा करो। तो वो लड़की बना करता था मैं उस जमाने में। और फिर उसके बाद रेडियो वहाँ आया, मैं रेडियो पे प्लेज करता था वैसे भी लोगों के साथ। तो जब कराची आया तो फिर टीवी भी यहाँ था, सब था। तो मेरा टीवी से बड़ा बीइंग ए पब्लिक रिलेशंस में न्यूज़ में आता जाता था। तो वहाँ फिर मेरी मुलाकात होती रहती थी और फिर वहाँ मैंने टीवी पे काम थोड़ा बहुत जब भी होता था करता था। ओके, तो ये इस तरह मैं अपना शौक भी पूरा करता था। ठीक है। परवेज साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का कोई राज जो आप समझते हैं, तो आप उस राज को क्या नाम देंगे कि एक खूबसूरत ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी जा सकती है? इज़ इट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट और हैप्पीनेस? देखें, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। जिंदगी में कुछ भी करें, सब कुछ लुटा दें या सारी दुनिया हासिल करें, आपका मोटिव सिर्फ एक होना चाहिए, मैंने खुश रहना है। वाह, वेरी नाइस। एक बच्चा जाहिर रह के खुश है ना, मैं समझता हूँ उससे जो पढ़ लिख के इतना कुछ हासिल करके खुश नहीं है, तो वो ज्यादा खुश नसीब है, खुश है जो खुश है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बाइबल में भी है ना कि मैं कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्टीमेट हर चीज का जो मोटिव है ना, या अल्टीमेट है, वो खुशी है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बंदे को, किसी भी इंसान को अपने आप को पढ़ने या अपने आप को गहराई में देखने की जरूरत है कि मैं क्या चाहता हूँ अंदर से। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता। आप बच्चे से पूछें, किसी भी जगह चली जाए, हाँ बेटा इधर आओ, क्या बनना है, पता नहीं। और एक बच्चा जो कहता है जी मैंने पायलट बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने फलां बनना है, फलां बनना है, वो डेफिनेटली बनेगा। लोगों को अपना ना, अच्छा वालिदैन का भी इसमें बड़ा हाथ है कि वो बच्चे को किसी उस पर गाइड नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही आप कह रहे हैं। की पढ़ा भाई मैं, वो एक बंदे ने कहा ना कि पिछले दिन लतीफा था कि कायदान ने क्या काम करो क्या दे नहीं दसिया की करिए वरना ऐसी तो पता नहीं की कर। बिल्कुल। तो वालिदैन पढ़ो, कोई गोल नहीं होता हमारी जिंदगी में।
और मैं एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि ये जो हासिल करते हैं ना आप चीजें, ये आप मेहनत से नहीं करते, ये बता दूं, ये आप अपनी सोच से करते हैं। और मैं कहता हूं ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। वेरी नाइस, आई डू एग्री विद दिस। मैं जहां आज हूं, आप ऐसा मतलब कोई तसव्वुर कर ले कि अच्छा ये आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब मैं जवान होगा मैं आपको कैसा देखना चाहता हूँ अपने आप को। मेरे पास गाड़ी हो, ऑफिस हो, मेरे पास ये हो वो हो, 100% होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना मुफ्त में देता है सबों को, ठीक है ना। ये मेहनतें तो सिर्फ वक्त गुजारने का एक या उस तरफ बढ़ने का एक बहाना है। कितनी बड़ी कायनात है, खुदा चाहे तो किसको क्या नहीं दे सकता। सही बात लेकिन जिंदगी में वो है ना कि झपट कर लिपटना, लिपट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो वो ये है कि चले कुछ ना कुछ तो करें ना, बढ़े तो सही। अब और एक आदमी बिस्तर पर पड़ा हो, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे दे, तो उठ के उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सही बात है। ये खुदा ने एक निज़ाम बनाया है। तो अल्टीमेट जो चीज़ है ना वो खुशी है। और दूसरा ये है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए दूसरों के बारे में। बिल्कुल। वो है कि बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, नहीं बख्शता उनको जिनकी नीयत खराब होती है। बिल्कुल। डू गुड टू अदर्स, ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं या आपके अंदर एक रहम दिल है, आप जा रहे हैं, कोई बच्चा गिरा, कई लोग अच्छा दिया रहते, अगर आपने बढ़ के उसे उठाया नहीं, उसे वो है ना वो नेक सामरी की। जी जी जी। अब आप देख लें कि इसलिए खुदा ने हमें इस छोटी सी जमीन पे, अब तो छोटी सी हो गई है, जब आप कायनात को देखते हैं तो इस पे इतने इंसानों को इकट्ठे पैदा किया। मैन इज अ सोशल एनिमल। और वो वरना वो अकेला जैसा आदम और हवा थे, वो बाग में मतलब रहते थे, बागेदन में, तो काफी खाओ पियो मजे करो। सही बात है। लेकिन इतने इंसानों को फिर वो जिसे खुदा ने दिया है ना, इसके लिए उसकी भी आजमाइश है, तो जिसको नहीं दिया उसकी भी आजमाइश है। जिसको दिया है वो देखते हैं कि फिर दूसरों को कितना बांटता है, तो जिसको नहीं दिया देखते हैं कितना सब्र करता है। सर मैं एक चीज़ मैं आपकी इसी बात पे कंटिन्यू आपको करना चाहूँगी कि समटाइम्स हमारे पास बहुत कुछ होता है, उसके बावजूद हम जद्दोजहद पे और ले लें। क्यों, मतलब हम इंसानों के अंदर क्यों ये चीज़ है? असल में इसकी जो मेन वजह है ना वो है खुदा से दूरी। खुदा से दूरी तो बाद की बात आती है। हम असल में ईमान की जो मतलब है ना वो नहीं समझते। हाँ जी मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं फलां हूँ। मतलब आप खुदा को वो जो हुक्म है ना कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, जो हर वक्त आपके साथ है। हम कहते हैं जी खुदा अपने साथ में आसमान पे बैठा है, ठीक है यार, सही बात है। हम खुदा को महसूस नहीं करते अपनी जिंदगी में, और छोटी छोटी बातों में मेरे साथ अच्छा हो गया तो आई शुड से थैंक यू टू गॉड। बिल्कुल। बुरा हुआ तो कॉल के गॉड हेल्प मी। तो जब आपका ईमान हो जाएगा ना कि वही देने वाला है। अब एक आदमी है, उसका बाप बहुत अमीर है, उसे कुछ करने की जरूरत है, उसे लोगों से मांगने की जरूरत है, उसे पता है मुझे जब जो चाहेगा वो दे देगा, बाप से मिल जाएगा। और मैं उससे कहा ना मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान ना। तो कहने का मतलब है अगर हम खुदा को ईमान रखते हैं और खुदा को मानते हैं कि खुदा हमारे साथ है, तो फिर हमें पता है कि खुदा के पास खजाने पड़े हुए, आज नहीं है कल मुझे जरूरत पड़ेगी तो कल मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल। और ऐसा ही होता है, एक दिन कुछ नहीं होता और दूसरे दिन जब जरूरत पड़ती है तो सब कुछ हो जाता है। वो मुहैया करने वाला है। बिल्कुल जी जी। अगर ईमान हो तब, अगर ईमान नहीं है तो फिर ठीक है दुनियादारी में तो जो जमा करते हैं
उतने सांस नहीं है लोगों के पास जितना उन्होंने पैसा जमा कर दिया। क्या फायदा? सही, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा लग रहा है मुझे ये आपकी बातों को सुन के। लेकिन परवेज़ साहब, मैं चाहूँगी परवेज़ जॉर्ज, ठीक है, कोई ना कोई तो ऐसी पर्सनालिटी होगी जो आपके आइडियल होंगे। कौन सी पर्सनालिटी जिसको आपने बड़ा फोकस किया है एंड यू वांट टू बी लाइक दैट पर्सनालिटी, कौन है वो? हाँ, बड़ा ये भी अच्छा सवाल है। असल में हर इंसान बचपन में उसमें अंदर तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन वो किससे देख के मुतासर होता है। एक बच्चा होता है ना, 10 बच्चे हैं क्लास में, एक किसी आर्किटेक्ट को देख के मुतासर होता है, एक किसी एक्टर को देख के मुतासर होता है, एक किसी बॉक्सर को देख के मुतासर होता है। तो मेरे में शायद ये था कि मैं एक अच्छा इंसान, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, अच्छा बनना चाह रहा हूँ। तो मेरे एक टीचर थे क्लास 6-7 में, सर परवेज़ मेरे उनका नाम था। तो वो मैं उनका जो लबो लहजा था ना, मैं इस पे बड़ा डिपेंड करता हूँ कि आपका जो लबो लहजा है, आपका जो बिहेवियर है ना, वो बड़ा काउंट करता है आपके पर्सन। सही बात है, बिल्कुल। मतलब वो कहते हैं ना कि गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कर। आहा। तो जब आप अच्छी बात करेंगे तो अंदर से भी अच्छा ही होगा, तो बात निकलेगी ना। तो उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा होता था, तो मैं उनके घर भी पढ़ने जाता था, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगे। फिर मुझे एक दोस्त मिले, उनका नाम सिकंदर था, हमारी दोस्ती हुई। वो मैं इतना मुतासर था उनसे कि दिन रात उसको देखता, घर आके वैसा ही उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। और ये जो मैं इतनी आज मेरी एजुकेशन आप की और जो सारा कुछ है, मेरा उठना बैठना, मेरा बात करना, वो उन्हीं से मैंने सीखा। तो उनका नाम है सिकंदर हयात, तो वो उसी शहर में रहते थे। तो मैं उनसे बड़ा मुतासर था, उनके उठने से, बैठने से, बात करने से, एजुकेशन में भी। और मैं बिल्कुल उनसे अक्सर कहता हूँ कि एक कीचड़ है तो वहाँ तुम ईंटें रख के चले, तो उसी पे मैं चलता है। तो फिर मैंने इतनी एजुकेशन भी उन्हीं के साथ ज़ाहिर है एट पार होने के लिए, क्योंकि कल को ये पढ़ जाएंगे और मैं नहीं पढ़ूंगा तो ये तो शायद मुझे लिफ्ट भी नहीं कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर खुदा ने किया कि, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदा आपके लिए वसाइल पैदा करता है, चाहे वो इंसानी सूरत में हो, पैसे की सूरत में हो, हालात की सूरत में हो। तो जहाँ खुदा ने आपको लेके आना होता है, जो आपने उससे खिदमत लेनी है उससे, वो करेगा। ठीक है सर, जैसा कि हमारे शो का नाम है कहानी कामयाबी की, आज परवेज़ जॉर्ज कामयाब हैं, उसके पीछे किन लोगों का साथ है? बेशक खुदा की ज़ात सबसे बड़ी है, और कहा भी जाता है कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप इस बात को कैसे करते हैं? आपकी बेगम या अम्मा अब्बा? ज़ाहिर है मेरे वालिद की भी बड़ी ख्वाहिश थी शुरू से, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं CSS करूं, मेरे सारे बच्चे ऑफिसर्स हों। मैं हमेशा यही सुना मैंने। और ज़ाहिर है वालिद तो मेन होता है जो आपको करता है, फिर आपकी फैमिली आपके साथ होती है। तो ये सारे मिलके बहुत सारे अनासिर होते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल, यानी अम्मा अब्बा और बेगम। जी जी। तो बेगम का सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे गुफ्तगू करके। मैं नहीं चाह रही लेकिन शो का टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स को कोई एक ऐसा मैसेज जो उनके दिल को छू जाए, जिस बात ने आपको छुआ, आपके दिल को छुआ, और आज परवेज़ जॉर्ज यहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी ऐसी बात, कोई ऐसा छोटा सा मैसेज मेरे व्यूवर्स को? हाँ, कुछ भी करें, एक तो खुश रहें। नंबर 1, अपना जो आपका राब्ता है वो हमेशा खुदा के साथ जोड़े रखें। कुछ करें, उससे मदद मांगें, उससे राब्ता ना छोड़ें, तो कोई वजह नहीं कि आप जो चाहते हैं वही कुछ होगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल व्यूअर्स सुन रहे हैं आप, बेशक आई नो कि बहुत मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं इस दौर में रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए, इस ज़िंदगी में रहते हुए, लेकिन जब आपका राब्ता खुदा के साथ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप जो है, और खुदा के लोग तो वैसे भी खुश और शादमान ही अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच सर,
हमारे शो पे आने के लिए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने के लिए। लिटरली मैंने बहुत अच्छा जो है एक एनर्जेटिक फील की है अपने सेट में आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच आपके इतने कीमती टाइम के लिए, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए जो आपने हमारे साथ की, और बहुत कुछ आपने सिविल एविएशन के बारे में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। मैं चाहूँगी जाते जाते कुछ GBH के बारे में आप कुछ कहेंगे? मैं समझता हूँ कि मैं शिराज साहब से मिला, उनकी बेगम से मिला, और आज तो आपसे मुलाकात हुई। तो यहाँ देखा तो बहुत था मैंने इस स्क्रीन पे, जब भी यहाँ आते थे। मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरत शुरुआत है और ये खुदा इसको तरक्की दे। और आपने ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है कि लोगों तक, ये असल में गाइड है जो आप काम कर रहे हैं ना, कि जो लोग इस वक्त जिनके पास कोई सिमत नहीं है, जिनको पता नहीं है क्या करना है, उनके लिए गाइड है कि जी जब हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते। कोई कहीं भी हो, वो जो चाहे वो कर सकता है। मैं एंड में एक बड़ा खूबसूरत फिक्र आपसे बोलूँगा, देयर इज नो लिमिट व्हाट अ मैन कैन डू इफ ही डजंट केयर हु विल गेट द क्रेडिट। वो बंदा जो जमीन पे खड़े होकर रात को चांद सितारों को देखता था, फिर वो एक दिन चांद पे उसने कदम रख दिए, और आज वो मरीख पे और पूरी कायनात को यूं देखता है। और ख्वाब देखें अपने आप को, हमेशा ऊपर के बड़े बड़े ख्वाब देखें तो बड़ा होगा, छोटे ख्वाब देखेंगे तो छोटा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर जी वंस अगेन। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। तो जैसे कि GBH का मतलब भी यही है कि अगर कोई आप बिज़नेस आइडिया रखते हैं और आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट विद अस। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और हमें यूट्यूब के चैनल पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। रोमल आदिल को और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।